हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं कैंसर रोग। ठीक है, तो अब अपन कैंसर को पढ़ेंगे। तो कैंसर को देखिए, कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रोग। क्या कहते हैं? कर्क रोग। ठीक है, और स्पेलिंग देख लीजिए आप, CANCER। ओके, अब कैंसर, अब अगर हमें कैंसर को समझना है तो हम जानते हैं कि भाई कैंसर है वो कैंसर की कोशिकाओं में होता है। तो एक सबसे पहले अपन ने कैंसर को समझने के लिए एक सामान्य कोशिका और एक कैंसर कोशिका में अंतर समझा है। ठीक है, अब देखिए, तो सामान्य कोशिका क्या होती है, जब हम इसको अंतर की फॉर्म में पढ़ते हैं तो ये हमें इजीली समझ आ जाता है। तो देखिए क्या होता है सामान्य कोशिका, इसका सीमित या निश्चित जीवन काल होता है। यस, इसका एक फिक्स लाइफ टाइम है और वो उसके बाद में खत्म हो जाएगी। लेकिन कैंसर कोशिका का असीमित और अनिश्चित जीवन काल, ये कैंसर कोशिकाएं खत्म नहीं होती, इसका जीवन काल अनिश्चित है। कितना भी हो सकता है ये 100 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है खत्म ही ना हो, तो इसका फिक्स नहीं होता। फिर सामान्य कोशिका है वो पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है भाई? कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है? कंपटीशन नहीं करती है। जो सामान्य कोशिका है वो पोषक तत्वों के लिए कभी भी एक दूसरे से कंपीट नहीं करती। लेकिन जो कैंसर सेल्स है वो प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, और सामान्य कोशिकाओं से पोषण ग्रहण कर लेती है। सामान्य कोशिकाओं से पोषण ग्रहण यानी कि ये छीनती है भाई। हाँ, ये छीन लेगी कौन? कैंसर कोशिका। लेकिन जो सामान्य कोशिका है वो कभी भी कंपीट नहीं करेगी। फिर ये है सामान्य कोशिका, वो संस्पर्श संदमन दर्शाती है। संस्पर्श संदमन का मतलब है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या मतलब है इसका? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यस, व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? संस्पर्श संदमन का मतलब है जब कोशिकाएं, ये मान लीजिए अपनी रक्त नलिका है, इसके अंदर जब चलती है तो एक दूसरे से कभी भी टकराती नहीं है, एक गैप बना के चलती रहती है। ठीक है, लेकिन जो कैंसर सेल्स है वो संस्पर्श संदमन की प्रवृत्ति खो देती है। जो कैंसर कोशिका है वो संस्पर्श संदमन की प्रवृत्ति है वो खो देती है, और ये क्या करेगी? ऐसे एक दूसरे से टकराएगी और चिपक कर यूं गांठ बना देगी। ठीक है, हम जानते हैं कैंसर में क्या होती है? गांठ ही होती है। तो कैंसर की कोशिका है वो कौन सी प्रवृत्ति खो देती है? संस्पर्श संदमन। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर जो सामान्य कोशिका है वो होती है सामान्यतः द्विगुणित 2n। ओके, लेकिन जो कैंसर कोशिका है वो बहुगुणित होगी 3n 4n 5n डैश डैश डैश, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये क्या होती है भाई? बहुगुणित। कौन सी? कैंसर कोशिका। ठीक है, फिर बुक में एक लाइन दे रखी है कि भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग हैं वो कैंसर रोग से पीड़ित होते हैं और काफी संख्या में है वो मर जाते हैं। वैसे कैंसर खतरनाक है लेकिन इसका इलाज संभव है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्बुद या ट्यूमर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कैंसर कोशिकाओं में वो वृद्धि और विभेदन अनिश्चित तथा अनियंत्रित हो जाता है। वृद्धि और विभेदन क्या हो जाता है? अनिश्चित, यानी कि उनका जीवन काल भी क्या हो जाता है? लंबा। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो वृद्धि या विभेदन अनिश्चित तथा अनियंत्रित हो जाता है तो कैंसर कोशिकाएं क्या करती है? अधिक संख्या में गुणन करके एकत्रित हो जाती है, और जिसे हम क्या कहते हैं? अर्बुद। जिसे क्या कहते हैं भाई? अर्बुद कहते हैं। हाँ, यस, इनमें वृद्धि और विभाजन अनिश्चित होगा और ये ठीक है अनियंत्रित हो जाएगी इनकी संख्या, और फिर जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो अधिक संख्या में गुणन करके एकत्रित हो जाएगी। हमने कहा था कि वो आगे क्या बना देती है? एकत्रित हो जाती है। तो इसे अपन क्या नाम देंगे? अर्बुद। इसे हम क्या कहेंगे? अर्बुद या ट्यूमर। ठीक है, फिर अर्बुद है वो दो प्रकार के होते हैं, सुदम और दुर्दम। सुदम और दुर्दम यानी कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब देखिए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं, सुदम अर्बुद या फिर बिनाइन ट्यूमर। अब दोनों की विशेषता अगर हम बात करें तो जो सुदम अर्बुद है वो क्या करेगा? ज्यादा आगे नहीं फैलेगा और एक ही स्थान पर सीमित रहेगा। ठीक है, लेकिन जो दुर्दम अर्बुद है वो खुद भी आगे फैलेगा, दूसरी कोशिकाओं में भी कैंसर कॉज करेगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए यह अर्बुद अपने स्थान तक ही सीमित रहता है तथा शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते हैं। ठीक है, ये अच्छा, इसको अपन अच्छा कह सकते हैं, और जिससे शरीर को हानि या क्षति क्या पहुंचती है? कम। लेकिन जो दुर्दम अर्बुद है इसमें कोशिकाओं में तेजी से वृद्धि और गुणन होता है, और ये अर्बुद आसपास की कोशिकाओं पर और ऊतकों पर भी हमला करके क्षति या हानि पहुंचाते हैं। तो ये क्या हो गया भाई? सुदम और दुर्दम अर्बुद। और फिर देखिए इस प्रकार के अर्बुद से, जो दुर्दम अर्बुद है इसके बारे में लिख रहे हैं, इस प्रकार के अर्बुद से नई कैंसर कोशिकाओं का निर्माण होता है, और दुर्दम अर्बुद के कारण नई कोई कैंसर कोशिकाओं का निर्माण भी होता है
और इस गुण को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। ठीक है, दो प्रकार से सवाल बनते हैं। एक तो पूछ लेंगे मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई दुर्दम अर्बुद के कारण जो नई कैंसर कोशिका बनती है उनके निर्माण को ही अपन क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। या अपन ऐसा भी लिख सकता है कि नई कैंसर कोशिकाओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि नई कैंसर कोशिकाएं कौन से अर्बुद के कारण निर्मित होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? दुर्दम अर्बुद या मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कैंसर फैलाने वाले कारकों के बारे में। इनको कहते हैं कैंसरजन कारक और इंग्लिश में कहते हैं कार्सिनोजेंस। क्या कहते हैं भाई? कार्सिनोजेंस। अब देखिए, तो सबसे पहला तो कारक है कौन? विकिरण, रेडिएशंस। तो विकिरण क्या होती है भाई? आयनिक और अनायनिक दो प्रकार की होती है। तो आयनिक विकिरण तो कौन कौन सी है जो कैंसर फैलाएगी? एक्स रेज और गामा रेज। कौन कौन सी? एक्स किरणें और गामा किरणें। तो ये दोनों तो क्या होती है भाई? आयनिक। और अनायनिक विकिरण कौन सी है भाई? यूवी रेज। यूवी रेज की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी भाई? अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी। अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी विकिरणें। ठीक है, तो ये क्या होती है भाई? अनायनिक। और क्या किसका कारण बनती है? कैंसर का। ठीक है, यूवी रेज का अगर हम एग्जांपल लेवें तो अगर हम देखें कि जो जो सऊदी है, ठीक है, वहां पे दुबई जैसे जो शहर है वहां पर क्या होता है? यूवी किरणें यानी कि सनलाइट है वो बहुत ही तेज पड़ती है, धूप और टेम्परेचर वहां का बहुत हाई रहता है, तो उसमें कौन सी किरणें हैं? पराबैंगनी विकिरणें। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है? कैंसर। इसीलिए वो लोग दिन में कम काम करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगी अपनी ये पराबैंगनी विकिरणें। अब कुछ जैविक कारक भी होते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो कैंसर करते हैं? दो वायरस है भाई, ईबीवी और एचपीवी वायरस। ये दोनों भी क्या करते हैं? कैंसर। ठीक है, तो जो ईबीवी है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एप्स्टीन बार। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? एप्स्टीन बार वायरस। और एचपीवी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये क्या होता है भाई? एचपीवी और ईबीवी वायरस। ठीक है, ओके, इन दोनों की फुल फॉर्म भी अपन ने लिख ली। जो वायरस कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको हम अर्बुदीय विषाणु कहते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं? अर्बुदीय विषाणु, या फिर जिसे ट्यूमरस वायरस भी कह सकते हैं। और इन वायरस के जीन को क्या कहते हैं भाई? विषाणवीय अर्बुद जीन। क्या कहते हैं इसको? विषाणवीय अर्बुद जीन। तो अपन को दो लाइन आपको एक्स्ट्रा में लिखनी है कि भाई जो विषाणु या वायरस कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको हम क्या नाम से जानते हैं? अर्बुदीय विषाणु। और इन विषाणुओं के जीन को क्या कहते हैं भाई? विषाणवीय अर्बुद जीन। ठीक है, नेक्स्ट है अपने कैंसर फैलाने वाले कारकों में रासायनिक कारक। अब कुछ केमिकल्स हैं वो क्या इफेक्ट डालते हैं इस पे, तो देखिए, एक तो होता है बेंजीन। तो बेंजीन किसका कारक है भाई? रक्त कैंसर का। अगर बेंजीन अपने अंदर जा रहा है ज्यादा तो अपने को कौन सा कैंसर हो सकता है? रक्त कैंसर, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर के लिए साइंटिफिक फॉर्म है ल्यूकीमिया। अगर आपको कहीं पर भी ल्यूकीमिया वर्ड मिले इसका मतलब क्या है भाई? रक्त कैंसर। आप एक नोट बना के लिख सकते हैं साइड में कि रक्त कैंसर को क्या कहते हैं भाई? ल्यूकीमिया। ठीक है, अब फिर जो एक कारक है निकल। निकल करता है नाक और फेफड़े का। जो निकल है वो नाक और फेफड़े का कैंसर करता है। क्रोमियम, क्रोमियम भी फेफड़े के लिए होता है। ठीक है, और फिर सिगरेट। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में होता है निकोटीन। और निकोटीन किसका कैंसर करता है? गले या फेफड़े का। फिर होता है कैडमियम। कैडमियम अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए। प्रोस्टेट ग्रंथि नर में या मादा में होती है? केवल नर में। तो ये जो कैडमियम है उससे किस में कैंसर हो सकता है भाई? प्रोस्टेट ग्रंथि में। ठीक है, और है एक कोलतार या कोयला। तो कोयले से भी किसका होता है भाई? फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, इसको आप एक बार याद रखिएगा थोड़ा सा। हाँ, फिर आता है कैंसर अभिज्ञान एवं निदान, यानी कि कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अब हम कैंसर को किस प्रकार से डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और फिर उसका क्या इलाज होगा, डायग्नोसिस भी। ठीक है, तो ये सब अपन पढ़ेंगे। तो एक इसके लिए अपन ने एक नोट लिखा है, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिसका शुरुआती अवस्था में ही पता लगाना अति आवश्यक है। यस, अगर लेट हो गए तो फिर उसका इलाज मतलब कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, हाँ, तो अब अपन कैंसर डिटेक्शन में पहली विधि अपने पास में आती है जीवति परीक्षा या बायोप्सी। ठीक है, अब बायोप्सी या जीवति परीक्षा क्या है? देखिए, तो जीवित अवस्था में ऊतकों का कैंसर परीक्षण के लिए यानी कि कैंसर की जांच के लिए अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोप्सी। यानी कि ऊतक कैसे होने चाहिए? जीवित। और जब हम उनकी जांच करते हैं
तो उसको क्या कहते हैं भाई, बायोप्सी, ठीक है। और जिसका एग्जाम्पल है रक्त कैंसर की जांच के लिए अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का मतलब क्या है भाई, बोन मेरो। तो हम ब्लड कैंसर की जांच के लिए किसका टेस्ट करते हैं, बोन मेरो का, ठीक है। उसे अपन क्या कहते हैं कि हमने बोन मेरो की बायोप्सी करी है। और फिर देखिए नोट लिखा हमने, बायोप्सी में जिस ऊतक पर कैंसर का शक होता है उसे काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें अभिरंजित कर रोग विज्ञानी जांच की जाती है। उस ऊतक को बिल्कुल ही काट कर, ठीक है, उसे अभिरंजित करके उसकी टेस्टिंग करेंगे या जांच करेंगे। फिर होती है एक विधि रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी कैसे करते हैं, रेडियोग्राफी में अपने को याद रखना है एक्स किरणों का उपयोग करेंगे। किसका, एक्स किरणों का, और जिससे पता चल जाएगा कैंसर है या नहीं है। फिर आती है नेक्स्ट सीटी स्कैन। सीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होती है भाई, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और इस विधि में एक्स किरणों की हल्की बीम का प्रयोग किया जाता है जिससे ऊतकों की त्रिविम इमेज बन जाती है। यस, सीटी स्कैन अच्छी है, ठीक है। क्या होता है इसमें, हल्की बीम, कौन सी, एक्स किरणों की हल्की बीम का उपयोग करेंगे और जिससे कैसी इमेज बन जाएगी, त्रिविम या 3D इमेज। बस ये अपने को किस में याद रखना है, सीटी स्कैन में। अब नेक्स्ट आती है एमआरआई। एमआरआई वेरी इंपॉर्टेंट। एमआरआई के हर पार्ट से सवाल बनता है। तो सबसे पहले तो एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैं बोलूंगा आपको कि आप इंग्लिश की फुल फॉर्म ही याद करें, हिंदी के चक्कर में ना पड़े। क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग, ठीक है। अब एमआरआई के बारे में क्या है, एमआरआई सीटी स्कैन से अच्छी और सुरक्षित मानी जाती है। यस, एमआरआई अच्छी है और सेफ भी है, किससे, सीटी स्कैन से, ठीक है। अब एमआरआई का जो प्रयोग है वो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और द्रवों से यानी कि जो टिश्यूज है, जो ऊतक है वो लिक्विड फील्ड होंगे, उसमें हम किसका उपयोग करेंगे, एमआरआई का, ठीक है। यानी कि कौन कौन से ऊतक, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और द्रवों से भरपूर होने चाहिए। अब जो एमआरआई है वो किसका एप्लीकेशन है या किसके सिद्धांत पर काम करता है, एनएमआर के। अब एनएमआर क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर क्या होता है, इस तकनीक में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ठीक है, बहुत ही पावरफुल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उत्पन्न करेंगे और जिससे क्या होगा, ऊतकों की त्रिविम संरचना या 3D इमेज बन जाती हैं। और एक विधि होती है ऊतक विकृति अध्ययन या हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। बस ये इतनी सी इसकी विधियां हैं, ठीक है, टेस्ट करने की। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है कैंसर के उपचार। तो इसमें फर्स्ट है विकिरण चिकित्सा। अब विकिरण चिकित्सा में क्या होता है, इस विधि में है वो शक्तिशाली विकिरणों का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर दिया जाता है। और इस चिकित्सा में शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है भाई, सर्जरी। कि जब ये विकिरण चिकित्सा करेंगे तो उसमें अपनी सर्जरी भी करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें सर्जरी भी शामिल है, ठीक है। हाँ, विकिरण चिकित्सा को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियोथेरेपी। क्या बोलते हैं इसको, रेडियोथेरेपी। अच्छा, रसायन चिकित्सा को बोलते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई इसने कीमो करवा लिया, तो कीमो का मतलब क्या, उसने कीमोथेरेपी करवाई है। और प्रतिरक्षा चिकित्सा को बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। अब विकिरण चिकित्सा में, विकिरण चिकित्सा में हमने पढ़ लिया कि भाई शक्तिशाली विकिरणों का उपयोग करेंगे और उन विकिरणों से कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर देंगे। रसायन चिकित्सा में क्या होगा कि कुछ प्रति कैंसर औषधि यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, वो देते रहते हैं पेशेंट्स को, जिससे उसका कैंसर है वो क्योर हो जाता है, इलाज हो जाता है उसका। प्रतिरक्षा चिकित्सा या इम्यूनोथेरेपी। अब प्रतिरक्षा चिकित्सा या इम्यूनोथेरेपी क्या है, इसमें पेशेंट को गामा इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है, यानी कि गामा इंटरफेरॉन्स दी जाती है। अब गामा इंटरफेरॉन्स क्या है, तो अपनी जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, ठीक है, लसिकाणु, यानी और उसमें भी जो टी हेल्पर सेल्स होती है वो क्या बनाती है, गामा इंटरफेरॉन्स, और जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, मजबूत। लेकिन जब व्यक्ति को कैंसर है तब उसको क्या दिया जाता है, गामा इंटरफेरॉन्स, जिससे उसका प्रतिरक्षा तंत्र ऑलरेडी क्या हो जाता है, मजबूत। तो ये अपन ने कैंसर को पूरा पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं तंबाकू और अल्कोहल। तो चलिए शुरू करते हैं तंबाकू से। अब तंबाकू का उपयोग कैसे करते हैं, हम सब जानते हैं तंबाकू को या तो पिया जाता है या चबाया जाता है। और पीने का मतलब है कि धूम्रपान करना, ठीक है, जो लोग स्मोक करते हैं सिगरेट वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, धूम्रपान करना या फिर तंबाकू पीना। और या कुछ लोग क्या करते हैं, तंबाकू को चबाते हैं। फिर तंबाकू में है वो मुख्य रूप से एक एल्कलॉइड मिलता है जिसका नाम क्या है भाई, निकोटीन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा
कि तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड या कौन सा पदार्थ पाया जाता है, अपने को आंसर क्या लिख देना है, निकोटीन। ठीक है, अब ये होता है। और निकोटीन काम कैसे करता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, किसको, एड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करेगा और जिससे क्या होगा, जिससे रक्त में एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, ये दोनों क्या है भाई, हार्मोन, कौन से, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन मोचित होंगे। और ये मोचित होने से ये दोनों हार्मोन रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, किताब की लाइन है अपनी, कि ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं भाई, रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब सर बढ़ाते कैसे है, जब हमने 11th में हार्मोन्स का सिस्टम पढ़ा था, तो जो एड्रिनलिन है वो तो हृदय दर को बढ़ाता है और जो नॉर एड्रिनलिन है वो घटाता है। लेकिन देखिए, जब नॉर एड्रिनलिन कम मात्रा में स्त्रावित हुआ है तो वो एड्रिनलिन के साथ मिल जाता है और हृदय दर को बढ़ाता है। लेकिन अगर नॉर एड्रिनलिन ज्यादा है तो फिर वो हृदय दर को क्या करता है, घटाता है। ठीक है, अब धूम्रपान के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो देख लेते हैं। फेफड़े, मूत्राशय और गले का क्या हो सकता है, कैंसर। यस, ये सबसे बड़ा किसका कारण है भाई, इन सबके कैंसर का। और भी होती है बीमारियां, श्वसनिशोथ है जिसे बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, वात स्फीति है, ये सब हमने 11th में पढ़ा है। ठीक है, वात स्फीति यानी कि एम्फीजमा, हृदय रोग भी हो सकते हैं, और जठर व्रण यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब क्या है, पेट में छाले, वो भी किस कारण होते हैं भाई, तंबाकू के कारण। ठीक है, और तंबाकू चबाना है वो मुख कोटरे यानी कि मुंह के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है, इसलिए हमें तंबाकू को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है और करवाना है। ठीक है, अब धूम्रपान से होता क्या है कि धूम्रपान से रक्त में है वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हीम आबद्ध ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई होती है उसे कहते हैं हीम आबद्ध ऑक्सीजन। इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, रक्त में घट जाती है और जिससे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। तो धूम्रपान से ये इतना इफेक्ट पड़ेगा भाई कि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी और जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, किस कारण, धूम्रपान के कारण। ओके, तंबाकू के बाद में अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल क्या है, तो अल्कोहल देखिए, अल्कोहल वैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल जितने कार्बन के अकॉर्डिंग उसकी चेन्स बनती जाती है, लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अल्कोहल में से हम पी किसे सकते हैं, केवल और केवल एथेनॉल को, यानी कि एथेनॉल ही पिया जाता है। ठीक है, अब अल्कोहल जब अपन पीते हैं या फिर कोई भी इंसान पीता है तो उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अल्कोहल जब पीते हैं तो सबसे पहले वो जाता है पेट में और उसका अवशोषण पेट में ही हो जाता है, अपने उदर में। ठीक है, अपने उदर या पेट में इसका अवशोषण होता है। ठीक है, और फिर अवशोषण होने के बाद में हम जानते हैं वो कहाँ पहुंचेगा भाई, यकृत में। ठीक है, कहाँ पहुंचता है, यकृत में। और फिर यकृत में अल्कोहल का क्या होता है, उस एथेनॉल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, और जिससे क्या बनते हैं भाई, वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स। वसीय अम्ल को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स। तो ये कब बनेंगे, यकृत में। ठीक है, जब अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा और जब यकृत में वसीय अम्ल निर्मित होते हैं तो उसके कारण क्या होता है भाई, यकृत शोथ या लिवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। लिवर सिरोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जो मुख्य रूप से किसके कारण होती है, अल्कोहल के प्रभाव के कारण। ठीक है, जिससे अपना जो लिवर है वो खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कहता है ना कि अल्कोहल पीने से लिवर खराब हो जाता है, तो वो लिवर खराब होने का मतलब क्या है, अपने को कौन सी बीमारी हो गई है भाई, लिवर सिरोसिस। ठीक है, और अल्कोहल का क्या दुष्प्रभाव है, अल्कोहल से है वो मूत्र उत्सर्जन बढ़ जाता है और जिस कारण शरीर में पानी की क्या हो जाती है, कमी। और अल्कोहल का जो सीधा असर है वो कहाँ पड़ता है भाई, मस्तिष्क और इसके विभिन्न भागों पर। इसी कारण तो जो व्यक्ति है वो अल्कोहल का सेवन करने के बाद में सीधे खड़े रहने में उसको दिक्कत होती है या फिर वो गिरता पड़ता रहता है। क्यों, क्योंकि वो सीधा कहाँ पे प्रभाव डालता है, अपना मस्तिष्क पर। ठीक है, और जिस कारण है वो मस्तिष्क है वो ठीक से काम नहीं कर पाता। अब देखिए, ड्रग्स है वो तंबाकू है और अल्कोहल के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए नर में सबसे पहले बात करते हैं तो क्या होगा भाई, मनोदशा परिवर्तन यानी कि मूड चेंजेस या फिर मूड स्विंग्स। ठीक है, यानी कि उसके जो मूड्स है वो चेंज होते रहेंगे, कभी गुस्सा, कभी एकदम से अचानक खुश हो जाना,
ठीक है। और क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार में वृद्धि, एक जनन ग्रंथि है जिसके आकार में वृद्धि हो जाएगी। वृषण, ठीक है, वृषण जननांग है, प्राथमिक जननांग नर में, उसका आकार क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। और इनके उपयोग के कारण शुक्राणुओं की संख्या में भी क्या आती है, कमी। यानी कि कुल मिला के अगर जो नर है वो इन चीजों का अगर सेवन करता है तो वो जो है मतलब कि आगे मतलब पिता बनने में सक्षम नहीं रहता है। ठीक है। अब अगर मादा फीमेल में देखें तो मासिक चक्र में असामंजस्य, यानी कि जो पीरियड साइकिल या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी भाई, असामान्यता, यानी कि उसका जो टाइम है वो फिक्स नहीं रहेगा। और क्या है भाई, क्लाइटोरिस में वृद्धि, ये भी मादा में एक बाह्य जननांग है, क्लाइटोरिस, उसके आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और चेहरे पर बालों का आना, यस, दाढ़ी मूछ भी आ सकती है। और पुरुष जैसे लक्षण, यानी कि वो हाइपर हो जाएगी। ओके, यानी कि मतलब मारपीट भी कर सकती है। और उनका जो शरीर है वो भी पुरुष की तरह बलवान हो सकता है। तो ये सब क्या थे भाई, ड्रग्स, तंबाकू और अल्कोहल के दुष्प्रभाव, यानी कि बहुत सारे दुष्प्रभाव है। बुक में और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है। और बुक में एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है कि नशे के कारण किस प्रकार से जो है अपना शरीर है वो खराब हो सकता है, और भी इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी दे रखे हैं। तो आप एक बार बुक से उस पैराग्राफ को जरूर पढ़ें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।